guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हम दोनों की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है। वो बात अलग है कि आप लोगों को ये वीडियो एक दिन के बाद मिलने वाली है और आप लोग जरूर बताना कि इस नवरात्रि आप लोगों का क्या क्या प्लान है। हम दोनों ने तो ये डिसाइड कर लिया है कि खूब सजना संवरना है और खूब सारा अच्छा अच्छा खाना खाना है। और आप लोगों को अभी हम दोनों को देख करके लग ही रहा होगा कि कितने ज्यादा सज धज के हम लोग सुंदर सुंदर बन के बैठे हुए हैं और साथ ही साथ हमने अपने स्टूडियो को भी काफी अच्छे से सजा दिया है। पर हमारे इस प्यारे और मासूम चेहरे को देख करके ये मत सोचना कि आज की हॉरर स्टोरी डरावनी नहीं होने वाली है। त्योहार का टाइम है और इस बीच अगर आपके कलेजे को हम लोग जोर से धुकुर धुकुर ना करवाए फिर त्योहार का मजा कैसे आएगा। दशहरा में ना हम लोग आपको दिवाली का मजा देने वाले हैं और आज की हॉरर स्टोरी इतनी ज्यादा स्पेशल होने वाली है ना, फेस्टिव स्पेशल, कि नो हिंट, कोई हिंट नहीं मिलने वाला है। काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हॉरर स्टोरी होने वाली है। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं रानी। पर उससे पहले आप लोग अपनी सीट की पेटी कस के बांध लीजिए, कान में ईयरफोन डाल के ना रूम की लाइट्स ऑफ कर लीजिए और साथ ही में अपने हाथ से फोन को कस के पकड़ लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में सीरियसली आप लोगों का जो कलेजा है ना काफी ज्यादा धुकुर धुकुर कर देगा। तो दीदी बिना किसी देरी के ना वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। पर उससे पहले मेरे को इन लोगों को कुछ बताना है कि हमने आप लोगों को लाइट ऑफ करने के लिए बोल दिया है पर आज हमने खुद से लाइट ऑफ नहीं किया है। अगर लाइट ऑफ कर देंगे तो हमारा मेकअप कैसे देखोगे आप लोग। खैर चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की ये जो कहानी है ना वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। तो परंपरा के हिसाब से रानी सबसे पहले हम लोग उनका नामकरण कर देंगे। तो जिस लड़की ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है उनका नाम हम लोग रख देते हैं अश्वी। एंड जिस इंसान के बारे में ये पूरी कहानी होने वाली है जो कि है अश्वी के भाई, उनका नामकरण हम लोग कर देते हैं आशु के नाम से। और ये जो हॉरर इंसिडेंट है ना ये हुई है दशहरा पूजा के ही टाइम पे और नॉर्मल दशहरा पूजा के टाइम पे नहीं, दशहरा पूजा 2020 के टाइम की स्टोरी है ये। एंड लॉकडाउन की दशहरा पूजा हम लोग कैसे भूल सकते हैं। स्पेशली हमारे शहर में ना दशहरा पूजा के टाइम पे पूरे शहर को नई दुल्हन की तरह सजाया जाता है। शहरों में बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, माता रानी की भव्य और विशाल मूर्ति को स्थापित किया जाता है एंड पूरे शहर में ना मेला सा माहौल लगा रहता है। पर लॉकडाउन की वो दशहरा पूजा, यार दशहरा पूजा होते हुए भी बिल्कुल नहीं लग रहा था कि किसी त्योहार का माहौल है। और सेम हाल अश्वी के शहर का भी था। उस दशहरा पूजा अश्वी के शहर में कोविड इतनी तेजी से फैल रहा था कि पूछो मत। अश्वी के खुद के मोहल्ले में कोविड के कारण इतने सारे डेथ हुए थे ना कि पूरा मोहल्ला त्योहार के टाइम पर भी ना मातम और सन्नाटे से भरा हुआ था। अश्वी का परिवार डर डर के उस शहर में अब जिंदगी काट रहा था। इसी दौरान उसके पापा ने क्या सोचा ना कि क्यों ना दशहरा पूजा के टाइम पर हम लोग गांव के लिए निकल जाते हैं। वैसे भी गांव में रहना सेफ रहेगा, वहां पर कोविड के केसेस काफी ज्यादा कम थे। साथ ही साथ उस दशहरा पूजा उनके नानी घर में ना कुल देवी की पूजा भी होनी थी और वो पूजा काफी सालों के बाद हो रही थी और काफी ज्यादा ग्रैंड और भव्य पूजा थी जहां पर उनके सारे रिलेटिव्स भी आने वाले थे। तो उनके परिवार ने ये सब कुछ डिसाइड किया, अपना बोरिया बिस्तर समेटा और गांव के लिए निकल पड़े। गांव जाने के बाद वो लोग सारे रिलेटिव से मिलते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। कोविड के उस टफ टाइम में ना अब उन लोगों को थोड़ी खुशियां नसीब हो रही थी। गांव में पूजा अच्छे से स्टार्ट हो जाती है लेकिन गांव में ना एक प्रॉब्लम है जिसको तो ना चाह के भी आपको फेस करना ही है। गेस करो कौन सी प्रॉब्लम। ऑब्वियसली नेटवर्क इशू। अश्वी के घर में ना वहां पर नीचे आप फोन भी रिसीव नहीं कर सकते थे। फोन पर बात करने के लिए भी ना नेटवर्क ढूंढते ढूंढते आप लोगों को छत पर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ केस था वहां पर। तो आप समझ सकते हो कि नेट चलाना वहां पर कितनी ज्यादा दुविधा और समस्या की बात होगी। और अश्वी का जो बड़ा भाई था आशु वो जॉब करता था और लॉकडाउन के टाइम पर ना सभी लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो चुका था और उसकी नाइट शिफ्ट थी। उसकी शिफ्ट स्टार्ट होती थी शाम के 7 बजे से सुबह के 3 बजे तक। तो वो क्या करता था 6:30 बजे तक अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाता था, छत पर चला जाता था, रात भर छत पर काम करता था एंड 3 बजे जब उसका काम खत्म होता था वो छत पर ही सो जाता था। सुबह के 6 बजे तक जब रोशनी आती थी ना तब वो अपना बोरिया बिस्तर उठा करके कमरे में जाता था, फिर दिन भर कमरे में सोता था। शाम के 3 बजे तक वो उठता था, फ्रेश होता था एंड फिर से काम पर लग जाता था और यही साइकिल चल रहा था 3-4 दिनों तक। तो कोई भी दिक्कत नहीं आई लेकिन आगे सुनो क्या होता है।
अब आशु का अकेले पूरी रात ऐसे काम करना नानी को कहीं ना कहीं खटकने लगा था। उसने काफी बार आशु को समझाने की भी कोशिश की कि बेटा ये कौन सा काम है जो तुम दिन में नहीं कर सकते, रात में करना जरूरी है क्या? क्योंकि ये जो समय है ना, ये दशहरे का समय है और इस टाइम जितने भी भूत डायन या फिर चुड़ैल होती है ना, वो काफी ज्यादा हावी होती है और ऐसे अकेले अगर तुम रात में काम करोगे तो ये तुम्हें भी पकड़ लेंगी। पर ये बात सुन के ना आशु को काफी ज्यादा हंसी आ जाती है। पर आशु ने नानी की बात का ये रिप्लाई किया कि देखो नानी, अभी 3-4 दिन से तो हम काम कर ही रहे हैं ना और ऐसा कुछ मेरे को फील नहीं हुआ, और वैसे भी तुम्हारा पोता काफी ज्यादा बहादुर है, भूत मेरे को ही देख के डर के भाग जाएगा। और ऐसा कह के आशु ने नानी की बात को टाल दिया। 1-2 दिन और बीत जाते हैं और ऐसे ही करीब सुबह के 3-3:30 बजे ना नानी की एक बार नींद टूट जाती है। और गांव में होता है ना, जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो काफी जल्दी उठ जाते हैं और इस समय ना जब नानी की नींद टूटती है तो वो क्या सोचती है कि एक बार जाके हम आशु को देख आते हैं कि बेचारा लड़का अभी छत पे है या फिर अपने कमरे में है, और चाय पानी भी पूछ लेंगे। पूरी रात बेचारा अकेले काम कर रहा है, थक गया होगा। और ऐसे ही सोचकर जब नानी छत पे जाती है तो वो क्या देखती है ना कि आशु अकेले काम तो कर रहा है लैपटॉप पे, पर नानी ने क्या देखा कि आशु के पीछे थोड़ी सी दूरी पे एक लड़की खड़ी है, लेकिन नानी ने चश्मा नहीं पहना था। अभी वो अपने नजरों को फोकस कर ही रही थी, तब तक नानी को क्या लगता है कि वो लड़की ना वहां से दौड़ के भाग गई। पर यहाँ पर नानी ने आशु को टोका नहीं और आशु को भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि नानी छत पर आई भी थी। नानी चुपचाप से नीचे चल जाती है। अब यहाँ पर नानी को क्या लग रहा था ना कि पक्का आशु का गांव की किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, सुबह होने दो, सबको उठने दो ना, इसकी हम क्लास लगाएंगे। सुबह होती है लेकिन नानी सबसे पहले आशु से बात नहीं करती, आशु की मम्मी यानी अपनी बेटी से बात करती है और अपनी बेटी को ये कहती है, देखो बेटी, कल रात के करीब 3 से 3:30 बजे ना हम अशुआ के पास गए थे छत पे, सोचे कि बिटवा से पूछ लेते हैं कि चाय पानी पीना है कि नहीं उसको। लेकिन जैसे ही हम छत पे गए ना, हम क्या देखते हैं कि एक वो लड़की आई थी अशुआ से मिलने के लिए, और हमको क्या लग रहा है ना कि पक्का उस लड़की के साथ ना अशुआ का चक्कर चल रहा है। तो तुम उसको समझा दो, ये शहर नहीं है गांव है, यहाँ पर ना बदनामी हो जाएगी, लोग थू थू करेंगे और हम बोल देंगे ना तो बेटवा को बुरा लग जाएगा। तो तुम अच्छे से समझा दो और ये कह दो ना कि जो भी ये प्यार मोहब्बत का नाटक नौटंकी है वो शहर में जाके करेगी। बात सुन के आशु की मम्मी थोड़ा सा चौंक जाती है, लेकिन वो अपनी माँ को ये कहती है कि ठीक है माँ, एक काम करते हैं, आज तो हम आशु को टोकेंगे नहीं, हम रात को ही डायरेक्ट जाएंगे आशु के छत पे और उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। आशु की माँ अब रात होने का वेट करती है और जैसे ही रात के करीब 2-2:30 बजते हैं ना, आशु की माँ दबे पांव चल जाती है छत पे ये देखने के लिए कि आखिर आशु का किस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। जैसे ही आशु की मम्मी छत पे पहुंचती है ना, वो क्या देखती है कि आशु चुपचाप से लैपटॉप पे तो काम कर रहा है और उसके कान में हेडफोन भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके पीछे ना एक लड़की खड़ी है जो लगातार आशु को घूरे जा रही है। पर आशु की मम्मी ने उन दोनों को वहां पर टोकना सही नहीं समझा। उन्होंने क्या सोचा ना कि बेकार का अगर अभी हम किसी को कुछ बोलेंगे ना तो हंगामा खड़ा हो जाएगा और गांव में सीन क्रिएट हो जाएगा, उस लड़की की भी बदनामी हो जाएगी और यहाँ हमारी भी बदनामी हो जाएगी। तो बेटर है सुबह होने का वेट करते हैं और इस बारे में हम सीधे अब आशु से ही बात करेंगे। सुबह होती है और जैसे ही आशु नीचे आता है ना, आशु की मम्मी आशु से बोलती है कि ये कौन लड़की है जो चुपचाप से तुमसे मिलने के लिए हमेशा छत पे आती है। मेरे को ना जो भी तुम्हारा चल रहा है ना चुपचाप से बता दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। भाई ये गांव है, यहाँ पर तुम्हें पता है ना कि किसी को कुछ भी पता चल जाएगा तो हमारी इज्जत नहीं रहेगी। पर ये बात ना आशु को कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मम्मी मेरे से कहना क्या चाह रही है। लेकिन यहाँ पर आशु बोलता है कि मम्मी तुम क्या बोल रही हो, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब यहाँ पर उसकी माँ बोलती है कि झूठ मत बोलो बेटा, देखो तुम्हारी नानी ने भी देखा और हमने भी देखा कि रात में एक लड़की आती है जो तुमसे छुप छुपा कर मिला करती है। अभी भी मामला बिगड़ा नहीं है, इसलिए वो जो भी लड़की है ना उसके बारे में हमें चुपचाप से बता दो। पर यहाँ पर आशु फिर बोलता है कि मम्मी ऐसी कोई भी गांव की लड़की नहीं है जिसके साथ मेरा चक्कर चलता है, और अगर तुम्हें मेरे बातों पे भरोसा नहीं है तो तुम अश्वी से पूछ लो, उससे तो हम कुछ नहीं छुपाते हैं। पर यहाँ पर नानी ने भी उस लड़की को देखा था और आशु की मम्मी ने भी देखा था, इसलिए दोनों को ना आशु के बात पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पर ये बात ना आशु के मन में कहीं ना कहीं घर कर गई थी।
आशु को अब ये लगने लगा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही टाइम पे मम्मी और नानी दोनों मेरे से झूठ बोले। इसीलिए आशु ने अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए क्या सोचा कि अब वो रात में फिर से जाएगा छत पर काम करने के लिए एंड उसके बाद वो अपने आंख को कान को चौकन्ना रखेगा। जैसे ही कोई लड़की आएगी ना उसको रंगे हाथों पकड़ेगा। इस रात भी आशु की जैसे टाइम होती है वो छत पर पहुंच जाता है, पर इस वक्त ना वो अपने कानों में हेडफोन नहीं लगाता है। काम करते 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 रात के 12:30 बजे हो जाते हैं एंड उसके बाद आशु को क्या लगता है ना कि कोई छत पर आया। जैसे ही आशु चारों ओर देखता है छत पे कोई नहीं रहता है। उसके बाद फिर से उस चीज को इग्नोर करके आशु अपने काम में लग गया। लेकिन इसी बीच काम करते करते आशु को क्या लगता है कि कोई है जो कि आशु को टकाटक एक ही नजर से घूरे जा रहा है। अब कोई भी इंसान अगर आपको लगातार घूरेगा तो आप भी ये चीज फील करोगे ना कि हमें फील होता है कि कोई हमें देख रहा है। जब आशु को ऐसा फील हुआ ना, आशु ने बिना कुछ हरकत किए फट से अपनी मुंडी घुमाई और पीछे की ओर देखा। और जैसे ही आशु ने अपनी मुंडी घुमाई ना, आशु देखता है कि उसके पीछे कुछ दूरी पर एक लड़की खड़ी है और वो लड़की काफी खूबसूरत थी। उसके लंबे लंबे बाल थे और जैसे ही उस लड़की ने देखा कि आशु भी उसको देख चुका है, वो लड़की आशु को देख करके बहुत जोर खिलखिलाती है और वैसी खिलखिलाहट वाली हंसी रानी आपको सुनाएगी। और उस लड़की की जो खिलखिलाने की आवाज थी ना, वो कोई नॉर्मल लड़की जैसी नहीं थी। वो पता है कैसे हंसती है, और ऐसे करके वो वहां से चल जाती है। और वो नॉर्मली तरीके से नहीं जाती है, वो वेम्पायर्स की तरह उड़ उड़ के जाती है। वो एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाती है, दूसरे से तीसरे छत पे छलांग लगाती है और ऐसा लग रहा था ना कि उसके पैर नहीं है, जो भी चीज थी वो हवा में फ्लोट कर रही थी। और ये देखने के बाद आशु की जान हलक में आ गई थी। उसने मौत को साक्षात अपनी नजरों से देख लिया था। वहीं पर आशु ने सारी चीजों को छोड़ा और वो दौड़ करके नीचे भागा और अपनी मम्मी और नानी के रूम में जा करके उन्हें कहने लगा कि मम्मी और नानी, जिस लड़की को तुम देखती थी ना, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है। उस लड़की के साथ मेरा चक्कर नहीं चलता, बल्कि वो कुछ और ही है। और जो भी आशु ने देखा था वो सब कुछ अपनी मम्मी और नानी को इलैबोरेट किया। उसके बाद उसकी मम्मी और नानी भी समझ गई कि अच्छा, यहाँ पर दशहरे के टाइम पे जरूर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि आशु पर हावी होना चाह रही है। और मे भी घर में कुल देवी की पूजा हुई थी ना, इसीलिए उसने आशु पर अटैक नहीं किया था और इसीलिए हमारा बच्चा बच गया। उसके बाद उन दोनों ने आशु को रिलैक्स किया, फिर बेटे को समझाया कि देखो कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, चलो शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम सही सलामत हो। और उसके बाद आशु को एक कमरे में ले जाकर वो लोग सुला देती है। शाम के 3-4 बजे जब आशु की नींद खुलती है ना, तो आशु को बहुत तेज फीवर थी। फीवर के कारण ना उसकी पूरी बॉडी तप रही थी। जब उसे दवाई खिलाया गया वैसे ही आशु ने वोमिट कर दिया। उसके पेट में कुछ भी नहीं पच रहा था। आशु को जब खाना खिलाया जा रहा था ना, तो वो खाना भी वोमिट कर दे रहा था। उसके बाद 2-3 दिनों तक आशु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही थी। यहाँ 2-3 दिनों तक तो आशु को वैसा कुछ भी नेगेटिव एनर्जी टाइप फील नहीं होता है, लेकिन अब वो इतना कमजोर हो चुका था ना कि उसको उठाने के लिए भी 2 लोग चाहिए होते थे। बाथरूम तक जाने के लिए आशु को अब किसी के सहारे की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जब 3-4 दिन हो गए, आशु पर कोई दवा असर नहीं कर रही थी, तो नानी जी को लगने लगा था कि जरूर उसी लड़की या फिर उसी नेगेटिव एनर्जी का छाया आशु के ऊपर पड़ गया है। तो उन्होंने क्या किया, कुल देवी की जो पूजा हुई थी ना, उसके बगल में जो भभूति होती है, भगवान जी की भभूति, वो ला करके आशु के बिस्तर के नीचे उन्होंने रख दिया। और आशु उस इंसिडेंट के बाद इतना ज्यादा डर चुका था कि वो तो अब अकेले कभी सोने के लिए सोच भी नहीं सकता था। वो अपने मम्मी और पापा के बीच में सोने लगा था। यहाँ पर नानी जी और आशु की मम्मी और आशु के पापा ने आशु को कहा कि तुम जॉब छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम यहाँ रहोगे नेटवर्क के लिए तुम्हें छत पर जाना होगा काम करने के लिए, और अभी इस हालात में छत पर जाना सेफ नहीं है। आशु ने बोला कि देखिए पापा, अब किसी डर के कारण मैं जॉब तो नहीं छोड़ सकता हूँ। और आशु ने अपने मम्मी पापा को समझाया कि मैं कुछ दिन के लिए लीव ले लेता हूँ, कुछ
दिन मैं आराम कर लूंगा, उसके बाद सभी चीजें ठीक हो जाएगी। और वैसे भी जब आशु ने ठान ली थी कि वो काम करेगा ही करेगा, तो वो अपनी मम्मी पापा की कहाँ सुनने वाला था। खैर, आशु ने यहाँ पर लीव ले ली थी और वो अपने मम्मी पापा के साथ ही सोता था, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन एक रात पता है क्या होता है, अब आशु को लड़की तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन आधी रात में आशु को ऐसा लगता है ना कि उसके कान के पास आकर के कोई उसके नाम को बहुत प्यार से पुकार रहा है, जस्ट लाइक दैट, आशु आशु। और ये सुनकर के आशु काफी ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वहीं पर उठ करके चिल्लाने लगता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देख करके ना घर वालों को काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी। घर वालों को समझ में आ गया था कि वो जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसने आशु का पीछा नहीं छोड़ा है और वो बच्चे को अभी भी परेशान कर रही है और वो धीरे 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 आशु को कमजोर कर रही है। एक बार में अटैक नहीं कर रही है, क्योंकि जो नवरात्रि की पूजा होती है ना 9 दिनों की होती है, और ये जो नेगेटिव एनर्जीज भी होते हैं ना 9 दिनों तक अपना जो भी प्रक्रिया होते हैं करते हैं। तो घर वालों को काफी ज्यादा डर लग चुका था। अब नानी जी ने ये सोचा कि किसी झाड़ फूक वाले को या पंडित को बुलाए बिना इसका समाधान नहीं मिलेगा। एंड कोविड के टाइम पे पंडित जी को भी खोजना काफी ज्यादा मुश्किल था। खैर, उन्होंने जैसे तैसे बंदोबस्त कर लिया था और एक पंडित जी उन्हें मिल भी गए थे। अब पंडित जी सीधे आशु के घर में पहुंचते हैं, लेकिन आशु के घर में घुसते ही सबसे पहले उन्हें ये रियलाइज हो जाता है कि आशु के घर में कोई नेगेटिव एनर्जी का वास है। वो क्या करते हैं, सीधे आशु के कमरे में पहुंचते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो हमने बताया कि आशु काफी ज्यादा कमजोर था, वो खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन आशु के पास पहुंचते ही सबसे पहले पंडित जी क्या करते हैं, उसके हाथ में एक काला धागा बांध देते हैं। उस काले धागे के बांधते ही जो आशु अभी खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था ना, वो अचानक से उठ के बैठ जाता है और ऐसा लगता है ना कि वो पंडित जी को जान से मार देगा, क्योंकि वो पंडित जी को ना लगातार घूरे जा रहा था। उसको देखते ही पंडित जी को ये पक्का पता चल गया था कि इसके अंदर जो एनर्जी है ना वो काफी खतरनाक है। अब पंडित जी को ये पता था कि आखिर आगे उन्हें करना क्या है। वो आशु को आंगन में लेके जाते हैं, आंगन में उसे बैठाते हैं और उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ पर आखिर क्यों आए हो। पर आशु पंडित जी के कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। वो चुपचाप से अपने सर को नीचे किए हुए था और अपने आप को ऐसे हिलाए जा रहा था, जैसे कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा हो। पर यहाँ पर पंडित जी भी हार नहीं मानने वाले थे। वो आशु की मम्मी को क्या कहते हैं कि एक बांस की छड़ी लाइए तो, और इसके बाद ना वो आशु को गाली दिए जा रहे थे, गंदी गंदी गालियां दिए जा रहे थे। इसके बाद जैसे ही पंडित जी के हाथ में छड़ी आती है ना, वो आशु को मारने भी लगते। पर जैसे ही पंडित जी ने बांस से आशु को 3-4 बार मारा ना, उसे ऐसी चोट लगी कि वो चिल्लाकर ये बोलने लगा कि रुको रुको, मेरे को अब मत मारो, हम सारा सच्चाई बता रहे हैं। और यहाँ पर आशु ने बोलना चालू किया। आशु ने नहीं, आशु के अंदर की आत्मा ने। खैर, आवाज तो आशु की ही थी। आशु के बॉडी से वो आत्मा क्या बोलती है कि देखिए, इस लड़के को मैंने रात में छत पर अकेले देखा था और ये लड़का अपना कोई काम कर रहा था और तभी मुझे ये लड़का काफी ज्यादा पसंद आया और मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं तो इसी लड़के के साथ हमेशा रहूंगी और मैं इसको अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। ये सारी बात सुनने के बाद वहां पर मौजूद सारे घर वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं। माताजी और नानी जी को तो अब ये लगने लगता है कि चुड़ैल को ही अपनी बहू बना करके रखना पड़ेगा। लेकिन पंडित जी ने वहां पर सबको पूर्ण विराम लगाया और सबसे ये कहा कि आप लोग अभी चुप रहिए, मुझे इस आत्मा से बात करने दीजिए, इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं आते हैं। फिर पंडित जी ने प्यार से उस आत्मा से पूछा कि देखो, सच सच साफ साफ बात बता दो, यहाँ पर हम लोग तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आखिर तुम इस लड़के को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हो। तब वो आत्मा बोलती है कि देखिए, मेरा भी एक भाई था और हम लोग काफी ज्यादा गरीब थे और मुझे निमोनिया था। मेरे बड़े भाई के पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी, ज्यादा पैसे वो नहीं कमाता था, जिस कारण से वो मेरी इलाज नहीं करवा पाया और नहीं इलाज होने के कारण मेरी मौत हो गई। और आज भी मेरा भाई मेरे याद में काफी ज्यादा तड़पता है। जब से मेरी मौत हुई है ना, मैंने अपने भाई को खोजने की बहुत कोशिश की है, पर मुझे मेरा भाई नहीं मिला। जब से आशु और आशवी इस गांव में आए हैं ना, ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। मैं हमेशा इन्हें देखती हूँ और जब जब मैं इन दोनों को देखती हूँ ना, मुझे अपने भाई की याद आती है। इसीलिए इस लड़के को मैं अपने साथ ले जाऊंगी, अपना भाई बना
करके रखूंगी। और ये सुनने के बाद सबका दिमाग पलटी खा जाता है। यहाँ पर सब लोग लव एंगल खोज रहे थे, लेकिन यहाँ पर लव एंगल नहीं था। यहाँ पर वो जो आत्मा थी ना, वो बस अपने भाई की तलाश में थी। उसे एक भाई चाहिए था। उस आत्मा ने ये भी कहा ना कि वो अपनी उस दुनिया में काफी ज्यादा अकेली है और उसे अपने साथ कोई चाहिए। और इतना सुनने के बाद उसके मम्मी पापा काफी ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं ये आत्मा सच में आशु को अपने साथ ना ले जाए। लेकिन पंडित जी ने सबसे कहा कि आप घबराइए मत, मैं आपके बेटे को ठीक कर दूंगा। उसके बाद जो भी प्रक्रिया वगैरह होती है, जो कि हर झाड़ फूक में होती है, वो सब किया जाता है। आशु के हाथ पैर बांधे जाते हैं। लेकिन वहां पर वो लड़की ना ज्यादा मेहनत नहीं करवाती है पंडित जी से। 2-3 बार मार खाने के बाद वो खुद ही भाग जाती है। उसके बाद आशु के शरीर को बांध दिया जाता है ताकि दोबारा जब तक वो लोग गांव में है ना, उसकी आत्मा आशु पर हावी नहीं हो। यहाँ पर तो उन लोगों के लाइफ में इतनी टेंशन चल रही थी ना कि शहर में जाएंगे तो कोविड के चपेट में आएंगे, गांव में रहेंगे तो आत्मा के चपेट में आएंगे। मतलब सामने कुआं पीछे खाई, जाए तो जाए कहाँ। लेकिन वो लोग गांव में रहना ही सही समझते हैं, क्योंकि अब आशु धीरे धीरे ठीक हो रहा था और पंडित जी ने उसे ताबीज वगैरह भी दे दिया था। खैर, अब जब से पंडित जी ने आशु को ताबीज दिया था और जब तक आशु गांव में था ना, दोबारा से उस लड़की की आत्मा नहीं आई। लेकिन आश्वी ने हमें मैसेज करके ये बताया कि पता है दीदी, जब कोविड के केसेस कम हो गए थे और जब शहर वगैरह के हालात ठीक हो रहे थे और हम लोग अपने शहर लौट रहे थे ना, लौटते वक्त हमारी गाड़ी में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए ना कि आप लोगों को हम लोग क्या ही बताएं। रानी बताओ। अचानक से ऐसा लग रहा था ना कि जैसे ही वो लोग की कार जा रही है ना, तो लग रहा था कि कोई अचानक से गियर चेंज कर दे रहा है या फिर स्टीयरिंग को कोई घुमा दे रहा है। बीच में अचानक से कोई जानवर आ जा रहा है और वो लोग काफी बार एक्सीडेंट होते होते भी बचे थे। पर ये सारी बातों से ये पता चल रहा था ना कि वो जो भी आत्मा है ना, वो लोगों को गांव से बाहर जाने देना नहीं चाह रही थी। मे भी वो चाहती हो कि आशु उसकी आंखों के सामने रहे। मे भी वो आशु को देखती होगी, उसे अपने भाई की याद आती होगी और वो केवल आशु को दूर दूर से ही देख के खुश होती होगी। गॉड नोज। इस कहानी से हमें ये पता चलता है ना कि हम इंसान ही नहीं, जो एनर्जीज होते हैं ना, वो लोग भी प्यार के लिए क्रेव करते हैं। दुनिया में ना एनर्जीज 2 टाइप के होते हैं। कुछ एनर्जीज नेगेटिव होते हैं, कुछ एनर्जी पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर उस लड़की को देख करके हमें ये लगा कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी थी, पर अपने भाई के प्यार के लिए ना बस उसने आशु और उसकी फैमिली को परेशान किया था। खैर दोस्तों, आज की ये दशहरा स्पेशल स्टोरी यहीं तक थी। अब आशु बिल्कुल ठीक है। खैर, आप लोग बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और स्टोरी पसंद आए तो रानी इस वीडियो को लाइक कर देना और नए हो और हमारा प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।